1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खोज के पश्चात इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना आरंभ कर दिया था। अब इस विश्लेषण में एक विषय ऐसा है जिस पर 1920 से लेकर आज तक इतिहासकार ज़्यादा कुछ नहीं कह सके। यह विषय है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाली लिपि। 1920 के दशक से लेकर आज तक इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने के बहुत से प्रयास करे, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं रह सका। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण इतिहासकार एवं विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। यदि हम पहले कारण की बात करें तो हम पाते हैं कि इस लिपि में लिखे गए शिलालेखों में जो चिन्ह हैं इस लिपि के, उनकी संख्या बहुत ही कम है। अधिकतर तो इस लिपि का प्रयोग मोहरों पर होता था, और यदि हम इन मोहरों को देखें तो हम पाते हैं कि इनमें जो चिन्ह हैं उनकी संख्या लगभग 4 से 5 के बीच है। यदि हम बात करें कि इस लिपि में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख, उसमें 26 चिन्ह हैं। वहीं इस पूरी लिपि में 400 से लेके 700 के बीच चिन्ह पाए गए हैं। तो जो हमारे पास अभिलेख अभी उपलब्ध हैं उनमें जो चिन्ह हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और इसी संक्षिप्त शिलालेखों के कारण इस लिपि को पढ़ पाना बहुत ही कठिन है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें 3 लिपियों का उदाहरण लेना होगा जिनको इतिहासकार पढ़ने में सफल रह चुके हैं। तो पहली लिपि हो गई ब्राह्मी, दूसरी हो गई प्राचीन मिस्र की लिपि जिसे हायरोग्लिफ कहते हैं, और तीसरी हो गई प्राचीन मेसोपोटामिया और फारस की लिपि जिसे क्यूनेफॉर्म कहते हैं। इन तीनों लिपियों में लिखे गए शिलालेखों को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि यह शिलालेख बहुत विशाल है और इनमें बहुत से चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन बड़े शिलालेखों के कारण विद्वानों को किस प्रकार से विभिन्न चिन्हों का प्रयोग हो रहा है यह समझने में सरलता होती है, और जो लोग इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वह अपनी थ्योरीज भी इन अभिलेखों की सहायता से जांच सकते हैं। वह यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वह समझ रहे हैं कि इस लिपि को पढ़ना चाहिए, वैसे ही वास्तव में इस लिपि को पढ़ा जाता था कि नहीं। तो इन बड़े शिलालेखों के कारण ही इतिहासकार एवं विद्वान इन 3 लिपियों को पढ़ने में सफल रहे। वहीं हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ऐसे बड़े शिलालेखों के अभाव के कारण इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे पास इस लिपि में लिखा गया कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जिसमें किसी अन्य लिपि का भी प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि कैसे प्राचीन मिस्र की लिपि जिसे हायरोग्लिफ कहते हैं उसे सफलतापूर्वक पढ़ा गया, तो इस पूरे प्रयास में एक बड़ी भूमिका एक पत्थर ने निभाई जिसका नाम रोजेटा स्टोन है। रोजेटा स्टोन में 3 लिपियां उत्कीर्ण की गई हैं, और इन 3 लिपियों में एक है हायरोग्लिफ और दूसरी है प्राचीन यूनानी लिपि। हायरोग्लिफ के साथ साथ प्राचीन यूनानी लिपि होने के कारण जॉ फ्रांसोis शैम्पोलियों को हायरोग्लिफ को पढ़ने में सहायता प्राप्त हुई। जॉ फ्रांसोis शैम्पोलियों पहले से ही प्राचीन यूनानी लिपि पढ़ना जानते थे, और क्योंकि रोजेटा स्टोन में जो कुछ इस प्राचीन यूनानी लिपि में लिखा गया था वैसा ही हायरोग्लिफ में भी लिखा गया, तो हायरोग्लिफ के साथ साथ इस प्राचीन यूनानी लिपि के होने के कारण ही शैम्पोलियों इस लिपि को पढ़ने में सफल रहे। कुछ ऐसा ही खरोष्ठी लिपि के साथ भी हुआ। जेम्स प्रिंसेप जब इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो उनके पास इंडो ग्रीक्स के सिक्के थे। इंडो ग्रीक्स के इन सिक्कों में खरोष्ठी लिपि के साथ साथ प्राचीन यूनानी लिपि का भी प्रयोग हुआ था, और क्योंकि जेम्स प्रिंसेप इस प्राचीन यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे तो उन्हें
खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में भी इसके कारण सहायता मिली। वहीं हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में लिखे गए अभिलेखों को देखें तो हम पाते हैं कि इन अभिलेखों में कोई और ऐसी लिपि नहीं है जिसे हम अभी पढ़ सकते हो। तो ऐसी द्विभाषी या त्रिभाषी अभिलेख न होने के कारण अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ सके हैं। यदि हम तीसरे कारण की बात करें कि क्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ सके, तो इसके पीछे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषा बोली जाती थी उसको न जानना है। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहासकारों के बीच में बहुत गहरा विवाद है कि इस सभ्यता में कौन सी भाषा बोली जाती थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इस सभ्यता में इंडो आर्यन बोली जाती थी और कुछ मानते हैं कि इस सभ्यता में द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। तो इस विवाद और स्पष्टता का न होने के कारण हम लिपि को भी पढ़ने में असफल रहे हैं। तो भाषा की अज्ञानता के कारण लिपि को पढ़ पाना भी कठिन है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि कैसे प्राचीन मिस्र की हायरोग्लिफ को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, तो हम देखते हैं कि इसमें एक बड़ा योगदान कॉप्टिक भाषा का था। कॉप्टिक भाषा मिस्र के ईसाई बोला करते थे, जिन्हें कॉप्टिक ईसाई कहते हैं। तो यह कॉप्टिक भाषा प्राचीन मिस्र में जो भाषा बोली जाती थी उससे जुड़ी हुई है। इसी कारण से हायरोग्लिफ को पढ़ना भी आसान हो पाया। यदि हम बात करें क्यूनेफॉर्म की, तो क्यूनेफॉर्म के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि इतिहासकारों को प्राचीन फारसी का ज्ञात था और प्राचीन फारसी के ज्ञान के कारण ही इतिहासकार इस क्यूनिफॉर्म को भी पढ़ने में सफल रहे। वहीं हम ब्राह्मी की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मी को सफलतापूर्वक पढ़ा, उन्हें यह ज्ञात था कि जिस भाषा में यह लिपि लिखी गई है वह संस्कृत से संबंध रखती है। इसी के कारण वह ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल रहे। तो जिस प्रकार का भाषा ज्ञान हम इन 3 लिपियों के विषय में देख रहे हैं, वैसा भाषा ज्ञान हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में देखने को नहीं मिलता। तो इसी कारण से इस लिपि को पढ़ना भी कठिन है। यदि हम चौथे कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि इस लिपि का प्रयोग किस संदर्भ में हो रहा है, इसकी अज्ञानता भी एक बड़ा कारण है कि हम इस लिपि को अभी तक नहीं समझ सके हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो जब जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी में लिखे गए सांची के स्तूप के अभिलेखों का विश्लेषण कर रहे थे, तो उन्हें इन अभिलेखों का संदर्भ पता था। उन्हें यह पता था कि यह अभिलेख दान के विषय में हैं। तो इस संदर्भ का ज्ञान होने के कारण वह ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल रहे। यदि हम क्यूनेफॉर्म लिपि की बात करें तो हम देखते हैं कि इतिहासकार जब इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें संदर्भ का ज्ञान था। उन्हें यह पता था कि जो अभिलेख इस लिपि में लिखे गए हैं वह हकामनी सम्राटों का वर्णन कर रहे हैं। तो संदर्भ के ज्ञान ने लिपि को पढ़ने में सहायता प्रदान की। वहीं हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम यहाँ देखते हैं कि संदर्भ का कोई ज्ञान नहीं है। इतिहासकार यह नहीं जानते कि जो अभिलेख इस लिपि में लिखे गए हैं वह किस संदर्भ में है। तो इन 4 मुख्य कारणों के कारण ही इतिहासकार एवं विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता की इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ सके। यदि आपको जानना है कि प्राचीन भारत में और कौन कौन सी लिपि थी, मूलतः ब्राह्मी और खरोष्ठी, तो कृपया करके यह प्लेलिस्ट देखें। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।